एक नंबर याद कर लेंगे। उसके बाद ये याद कर लेंगे कि इसका नाम क्या है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, और ये 1 जनवरी 1909 को लाया गया था। ये चीजें, रजिस्ट्रेशन एक्ट का भी इनेक्ट जो है इसी डेट को इन्फोर्स डेट है। ये कहाँ लागू होगा? ये होल ऑफ द इंडिया में एप्लीकेबल है। जम्मू कश्मीर का प्रोविजन खत्म हो चुका है अब 2019 के बाद। नागालैंड और ट्राइबल एरियाज यहाँ पर है। ट्राइबल एरिया में कौन आते हैं? ट्राइबल एरिया में आते हैं असम। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको असम। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए, एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है नागालैंड, और कहीं कहीं आपको ऑप्शन होगा ट्राइबल एरियाज भी। तो ध्यान रखिए कि जो डायरेक्ट में डिट्टो है उस चीज को कॉपी करें। नागालैंड और ट्राइबल एरियाज, यही चीज हमको ध्यान में रखना है। हो सकता है इसके जगह पर आपको असम दे दे, तब हमको असम ऑप्ट करना है। लेकिन अगर कहीं पर नागालैंड और ट्राइबल एरियाज है और असम अलग से दिया जाए, तो हम नागालैंड और ट्राइबल एरियाज को ही टिक आउट करेंगे, ठीक है। तो कहीं अगर नागालैंड दिया गया है और जनजाति क्षेत्र दिए गए हैं, तो हम नागालैंड और जनजाति क्षेत्र को टिक करेंगे, असम को टिक नहीं करेंगे। अगर बेस्ट ऑप्शन चुनना हो तो नागालैंड हो गया और जनजाति क्षेत्र हो गया। जनजाति क्षेत्र किसको कहते हैं? तो जो असम में सम्मिलित है, बस इसीलिए असम हमारा सेकेंडरी है। पहले क्या है? नागालैंड और जनजाति क्षेत्र। नागालैंड एंड जो आपका जनजाति क्षेत्र है, ट्राइबल एरियाज होते हैं, वो आते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं नागालैंड के साथ? ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नागालैंड के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? किन्हीं के पास आंसर है? नागालैंड और असम में सीपीसी, सीआरपीसी, सीआरपीसी क्या एप्लीकेबल होता है नागालैंड और असम में? नहीं होता सर। पूरा सीआरपीसी? ये चैप्टर्स वहाँ अप्लाई होते हैं, इसको छोड़कर अप्लाई नहीं होता है। बाकी सीपीसी कंप्लीटली अप्लाई नहीं होता है। आईपीसी अप्लाई होता है। आईपीसी नागालैंड में अप्लाई होता है। जी सर। जी सर। गुड। आप लोग इतना सोचने लगते हैं तो मुझे लगता है सच में कुछ टफ है क्या। 2A में डिफिनेशन क्लाउज आ गया हमारा। 2A में संहिता दिया गया, संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं। ये किस नियम की बात कर रहा है? ये आपके ऑर्डर्स और रूल्स जो आपको पढ़ने पड़ेंगे बाद में, उसकी बात कर रहा है। तो बस इतना ही डिफिनेशन है, इतना याद कर लेंगे। ये बहुत कम आता है तो सिंगल टिक ही करेंगे। 2, इसको ट्रिपल टिक अगर कर दें तो कोई गलत नहीं होगा। उससे भी ज्यादा करना चाहे तो 4 टिक कर दें तो भी गलत नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो ये आपको प्री में आता है, मेंस में आता है, इंटरव्यू में आता है, और पूरा का पूरा कहानी ही डिग्री पर बेस्ड है। कोर्ट ने डिक्री दे दिया, हो गया खत्म। डिक्री को हम एक और नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको डिक्री ही कहते हैं, बट इसका एक और नाम है आज्ञप्ति। तो कभी आज्ञप्ति दिखे तो कंफ्यूज नहीं करने का, डिक्री का मतलब आज्ञप्ति होता है, बट आपको एग्जाम में डिक्री वर्ड ही यूज करने को मिलेगा। तो सबसे पहले डिफिनेशन क्लाउज में आएंगे। तो पहला हमको जो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, कोड मीन्स इंक्लूड रूल्स। रूल्स जो ऑर्डर रूल्स दिए गए हैं, उसकी बात कर रहा है। 2 में डिक्री का डिफिनेशन किया गया है। व्हाट इज डिक्री? डिक्री क्या होता है? तो सबसे पहले इस डिक्री का डिफिनेशन बहुत अच्छे से लिख लिख कर रट्टा मार मार के याद करना पड़ेगा आपको, उसका कोई उपाय नहीं है। पढ़ते हैं डिक्री क्या है। डिक्री न्याय निर्णय की, यानी कि किसी प्रकार के निर्णय का एक प्रारूपिक अभिव्यक्ति है। यानी कि एक अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन है कि जो न्यायालय है, वो न्यायालय आप कोर्ट में, अब यहाँ पर क्या रखा, बात के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में। यानी कि कोर्ट से हमने 4 चीजों की मांग की, 4 चीजों में कोर्ट ने हमें 2 चीजों के बारे में डिसीजन दिया, तो उसको भी डिग्री बोल सकते हैं। और 4 चीजों के बारे में भी डिग्री डिसीजन दिया, उसको भी हम डिग्री बोल सकते हैं। मतलब क्या कि जो डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं, उसमें से सभी मैटर्स के बारे में या किसी खास मैटर के बारे में। इट इज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन जब कोर्ट जो है किसी पार्टी के बारे में, चाहे ऑल या किसी एक मैटर के बारे में, जितना मैटर उठाया गया था सभी मैटर या किसी एक मैटर के बारे में कोर्ट अपना फॉर्मल जो डिसीजन देता है, उसको बोलते हैं कि वो एक डिक्री है। और ये निश्चायक रूप से दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। ये या तो प्रारंभिक हो सकेगी या अंतिम हो सकेगी, ठीक है। अब ये यहाँ तक हो गया, ये आपका जनरल डिफिनेशन है।
या समझा जाएगा, इट विल बी डीम्ड, या समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत वाद पत्र को नामंजूर किया जाना। कहाँ है वाद पत्र को नामंजूर किया जाना, कहाँ है? 7/11, ऑर्डर 7, रूल 11। वाद पत्र को नामंजूर किया जाना है। तो अपवाद कौन कौन से हैं? इसके दो अपवाद हैं जिसको हम डिक्री बोलेंगे, ये भी दो हैं, और जिनको डिक्री नहीं बोलेंगे वो भी दो हैं। तो ये जो दो पढ़ रहे हैं, ये क्या बता रहा है? इनको हम डिक्री समझेंगे। पहला है वाद पत्र को नामंजूर किया जाना, दूसरा है 144 के तहत कोई प्रश्न। इन दोनों को भी हम डिक्री मानते हैं। समझ रहे हैं? डिक्री की जो परिभाषा दी गई है, डिक्री का जो डिफिनेशन दिया गया है, उस डिक्री के डिफिनेशन में चीजें बताई गई हैं, और हमको बताया कि ये भी डिक्री समझा जाएगा। इट शैल बी डीम्ड रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट, जो ऑर्डर 7 रूल 11 में दिया गया है, और डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, ये दोनों जो होंगे वो डिक्री समझे जाएंगे, वो डिक्री समझे जाएंगे, आज्ञप्ति समझे जाएंगे। और दो अपवाद दिए गए हैं इसके, ये दोनों क्या है? एक्सेप्शंस हैं, ये दोनों अपवाद हैं। अब इस अपवाद को याद करने का एक बच्चों का ट्रिक है। मुझे नहीं लगता है कि लोग यहाँ पर गलती कैसे कर पाते हैं। हम पढ़ रहे हैं डिक्री, ये याद रखिएगा दिमाग में। अब ये दोनों अपवाद हैं, ये दोनों क्या है? अपवाद हैं, ये दोनों डिक्री नहीं है। ना तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा। न्याय निर्णय का मतलब निर्णय होता है जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। तो जब हम आदेश की अपील की भांति उसका अपील करेंगे, तो उसको हम डिक्री क्यों मानेंगे? हम उसको आदेश ही मानेंगे। अगर किसी को, एक लड़का है कि लड़की डाउट हो रहा है, और किसी बच्चे को हम लड़की की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो लड़की मानेंगे। मतलब उसके बॉडी भी उस टाइप का है और उसको ट्रीट भी हम लड़की की तरह कर रहे हैं, तो लड़की मानेंगे। सिमिलरली जो डिक्री है, और उसको हम ट्रीट कर रहे हैं कि वो आदेश की अपील की तरह, ठीक है, यानी कि जो उसको हम आदेश मानकर उसका अपील आदेश की तरह कर रहे हैं, ऑर्डर की तरह कर रहे हैं, तो उसको हम डिक्री क्यों मानेंगे? उसको तो आदेश मानेंगे ना। तो बहुत सिंपली आप यहाँ पर आदेश वर्ड देखकर समझ सकते हैं कि ये डिक्री नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगेन, ना तो व्यतिक्रम के लिए खारिज करने वाला कोई आदेश आएगा, कोई डिफॉल्ट करने में कोई आदेश आएगा वो। तो ये दोनों जगह पर आपको आदेश वर्ड नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ पर है? क्या कोई कंफ्यूजन है गलती होने की, कि हम गलत कर दें? यहाँ पर आपको ऑर्डर वर्ड दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऑर्डर वर्ड दिख रहा है। तो जब ये दोनों ऑर्डर वर्ड की बात कर रहा है, तो हाउ इट विल बी पॉसिबल दैट इट इज डिक्री? इज इट पॉसिबल? वी आर यूजिंग द वर्ड ऑर्डर एंड वी आर कॉलिंग इट डिक्री, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए इन दोनों को डिक्री नहीं माना गया, क्योंकि यहाँ पर आदेश वर्ड, ऑर्डर वर्ड आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा। आया समझ में? इसमें गलती भी करेंगे। जी सर। कुछ लोग हो सकता है सोच रहे होंगे सर आप बता कितना भी दीजिए, गलती होना होगा तो हो ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे कोई गलती नहीं होगी। मैंने बताया ना, सीपीसी भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं क्योंकि टफ है। थोड़ा बड़ा है, कुछ जगह पर बोर हो सकते हैं आप आवर्स पढ़ने में। सेक्शन में तो बहुत मजा आएगा, छोटे से सेक्शन से 158 तो मात्र धाराएं हैं, और उसमें भी सब नहीं पढ़ना हमें। ये दोनों अपवाद है, ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे से आपको यहाँ तक क्या, यहाँ तक पूरा याद करना पड़ेगा। ये सब कुछ आपको पूरा याद करना पड़ेगा वर्ड टू वर्ड, मेंस के लिए, जहाँ मेंस आप देते हैं वहाँ। डिग्री किसे कहते हैं ये आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो डिग्री आप इंटरव्यू के पर्पज के लिए भी याद करेंगे, अगर भले आप मेंस के लिए आपके स्टेट में मेंस ना हो तो। यहाँ तक समझ में आया? आप देखिए डिग्री कितने प्रकार के होते हैं। डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। डिग्री कितने प्रकार के होते हैं? अब यहाँ से लिखने की चीज आपकी आगे थोड़ा सा लिखेंगे। हम किसको पढ़ रहे हैं? डिग्री को पढ़ रहे हैं। डिग्री का डिफिनेशन कौन से सेक्शन में है? 2 में इसको डिफाइन किया गया है। डिग्री के प्रकार कितने होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ डिग्री, कितने प्रकार के टाइप्स के होते हैं? तो फर्स्ट, प्रारंभिक। अंतिम। अंततः प्रारंभिक। अंततः अंतिम।
तो ये तीन प्रकार के हमारे पास डिग्री होते हैं। डिग्री कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, जो आपको स्पष्टीकरण पढ़ने में एक्सप्लेनेशन 2 का पढ़ते हैं, उससे ये चीजें क्लियर होती है कि डिग्री जो है तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो डिग्री है वो होता है प्रिलिमिनरी डिग्री। सेकेंड होता है, समझ में तो आ रहा है ना? डिग्री के तीनों काइंड्स आपके स्पष्टीकरण में लिखे गए हैं। इंग्लिश में भी लिख दूं या लिख लेंगे? सविता जी, दिक्कत हो रही है इंग्लिश में, लिखूं क्या? प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री, और पार्शली प्रिलिमिनरी एंड पार्शली फाइनल, ये तीन प्रकार के डिग्री होते हैं। लिखने की आवश्यकता है क्या इंग्लिश में भी? सर लिख दीजिए ना। हम्म। ठीक है। जी सर। अब आप लोग राहत की सांस ले रहे हो कि चलिए सर डिग्री खत्म हो गया है, लेकिन अभी डिग्री शुरू हुआ है, खत्म कहाँ हुआ है? डिग्री को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरे जीवन जब सिविल जज बन जाइएगा ना, तो डिग्री डिग्री ही बोलना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर है कि डिग्री को अच्छे से पढ़ें। तो डिग्री हमारे तीन प्रकार के होते हैं: प्रारंभिक, अंतिम, अंततः प्रारंभिक और अंततः अंतिम। प्रिलिमिनरी, फाइनल, और पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल, ये तीन प्रकार के डिग्री होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जो डिग्रियां होती हैं, वो जो डिग्रियां होती हैं वो किस प्रकार से होंगी? अगर प्राथमिक दिया गया है, यानी कि प्रिलिमिनरी डिग्री अगर दी गई है, तो उसका अपील किस प्रकार से होगा? समझिए कि कोई ये डिग्री दे दिया गया है, ये डिग्री आ गया है, प्रारंभिक डिग्री दे दिया गया है, और हमने इस डिग्री का कोई अपील नहीं किया है, क्योंकि डिग्री नॉर्मली अपीलेबल होती है। ऑल डिग्रीज आर नॉर्मली अपीलेबल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96। फिर इसका सेकेंड अपील भी आप 100 पढ़ते हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी इसका अपील हो सकता है, ये सब प्रोसेस आप पढ़ते हैं। तो प्रारंभिक डिग्री, प्रिलिमिनरी डिग्री जो है वो दे दिया गया है, और हमने उसकी अपील नहीं की। बाद में कोर्ट ने फाइनल डिग्री भी अवार्ड कर दिया, फाइनल डिग्री भी दे दिया, अंतिम डिग्री भी दे दिया। तो क्या हम उसके बाद चाहें, अंतिम डिग्री के आने के बाद चाहें कि प्रारंभिक डिग्री का अपील करें, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता। यही चीज यहाँ पर बताया गया है कि एक बार फाइनल, अगर आपका प्रारंभिक डिग्री प्रिलिमिनरी डिग्री अगर दिया गया है, उसका आप अपील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम डिसीजन नहीं आया है, लेकिन जो प्रारंभिक डिग्री आई है उसके लिए आप अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपील नहीं की और फाइनल डिग्री आ गया है, तब आप फाइनल डिग्री का तो अपील कर सकते हैं, लेकिन प्रिलिमिनरी डिग्री का, प्रारंभिक डिग्री का अपील नहीं कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ में? सर एक बार फिर से। देखिए, कोर्ट ने प्रारंभिक डिग्री दी, हमने अपील नहीं किया,
उसके बाद कोर्ट ने अंतिम डिग्री दे दिया, तो अंतिम डिग्री के बाद हम अंतिम डिग्री का अपील कर सकेंगे, प्रारंभिक डिग्री का अपील नहीं कर सकेंगे। इन शॉर्ट, प्रारंभिक डिग्री का भी अपील होता है, प्रिलिमिनरी डिग्री इज आल्सो अपीलेबल बट बिफोर फाइनल डिग्री। प्रारंभिक डिग्री का भी अपील हो सकता है किंतु अंतिम डिग्री से पहले, बस इतना ध्यान रखना है, अंतिम डिग्री से पहले हम प्रारंभिक डिग्री का अपील कर पाएंगे। अब अंतिम डिग्री में तो कोई डाउट नहीं है, अंतिम डिग्री तो अंतिम डिग्री ही है, कोर्ट का फाइनल डिसीजन ही हो जाता है उसके बाद। लेकिन प्रारंभिक डिग्री के कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग लिख लीजिए ताकि समझ में आए कि प्रारंभिक डिग्री के कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे बड़ा मेन प्रॉफिट, अंतकालीन लाभ, इसका डिफिनेशन कहाँ दिया गया है? 212। हम्म, यहाँ पे इसका प्रोविजन दिया गया है, डिफिनेशन की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो ध्यान में रखिएगा 212 में। और देखिए 2 यहाँ पे मिलता है, 12 यहाँ पे मिलता है, इससे आप रिलेट भी कर सकते हैं। ये आपका प्रोविजन है और इसका डिफिनेशन जो परिभाषा 2 के बारे में दिया गया है। और भी बहुत सारे हैं बट उतना लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं 2-3 लिख देता हूँ, याद बस एक आध कर लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए, अपने लिए भी और कभी पूछ ले इंटरव्यू में उसके लिए भी। बाकी बहुत याद नहीं करना है, सबको याद नहीं करना है। ऑर्डर 20, रूल 13, 14, ठीक है, यहाँ से लेकर करते करते ये 18 तक आ जाता है। अगर इस तरह से लिखें तो 12 से लेकर 18 तक ये सभी जो हैं रूल्स इस ऑर्डर के, वो क्या होते हैं, वो प्रारंभिक डिग्री जैसी बात करते हैं। उसके बाद 34 का भी बहुत सारा रूल्स है, वो इसी तरह की बात करता है। क्या एक केस में एक से अधिक डिग्रियां भी हो सकती हैं? जी सर। हम्म, तो ये बात हमें किसने बताया है? लिख लीजिए, ये सब केसेस बहुत मतलब प्रीलिम्स में आने लायक नहीं है बट अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जरूरी है। ऐसा बात कहा गया था शंकर वर्सेस चंद्रकांत के केस में। एक ही मामले में एक से अधिक प्रारंभिक डिग्री और एक से अधिक अंतिम डिग्री भी हो सकते हैं। इन ए सिंगल सूट देयर कैन बी सेवरल प्रिलिमिनरी एंड फाइनल डिग्री। अब एक छोटा छोटा एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, अंतिम डिग्री का और प्रारंभिक का, ये तो आपने लिखा ही, लेकिन एक बस लिख लेते हैं जिसको हम याद रख पाए, अंतिम डिग्री और प्रारंभिक सर डिग्री का। क्या- मैंने ये बोला कि सर एक शंकर वर्सेस चंद्रकांत। शंकर वर्सेस चंद्रकांत में ये बोला गया था कि एक ही मामले में एक से अधिक प्रारंभिक डिग्रियां हो सकती हैं और एक से अधिक अंतिम डिग्रियां भी हो सकती है। यानी कि केस एक था, सूट एक था, उसमें 10 डिग्री आ गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं कि अंतिम डिग्री किसको बोलेंगे, फाइनल डिग्री किसको बोलेंगे। जैसे एक संपत्ति पर कब्जा, कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दे दिया कि संपत्ति पर कब्जा या संपत्ति पर टाइटल, पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये एक अंतिम डिग्री है, एग्जाम्पल है अंतिम डिग्री का। और अंतकालीन लाभ, मेन प्रॉफिट, मेन प्रॉफिट क्या है, वो प्रारंभिक डिग्री का एक एग्जाम्पल है। ये दोनों जरूर ध्यान रखिएगा, आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि अंतिम डिग्री का एक एग्जाम्पल बताइए या प्रारंभिक डिग्री का एक एग्जाम्पल बताइए, तो आपको प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री का एक एक एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। सर ये फाइनल वाला क्या बोले, पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी? हाँ, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी या टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब जो अवार्ड करते हैं तो वो एक फाइनल डिग्री का फॉर्म में है। एक और प्रकार का डिग्री होता है, ठीक है, जिसको हम सोतेला भाई बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं डीम्ड डिग्री, डीम्ड डिग्री।
डीम डिग्री। व्हाट इज डीम डिग्री? कोई बताएं डीम डिग्री किसे कहते हैं? सर जो डिग्री जैसी होती है, डिग्री जैसी लगती है। हम्म। और जैसे ऑर्डर 21 रूल 58 में है हम्म। और 100 में। ठीक है। तो डीम डिग्री, जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, डीम्ड मतलब होता है समझा जाना। यानी वो वास्तव में डिग्री नहीं है, लेकिन वो इस प्रकार से है कि उसको विधि या लो उसको डिग्री मानती है। और इस डिग्री मानने के कारण क्या होता है, उसका अपील का प्रोसेस और ये सब चीज का प्रोसेस जो होता है वो डिग्री जैसा होता है। हम दो मेजर शब्दों को पढ़ेंगे, डिग्री और आदेश। डिग्री एंड ऑर्डर, ये दोनों मेजर वर्ड हैं आपके। तो जो डिग्री है वो कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो उस चीज के बारे में फाइनल होता है, ये ध्यान रखेंगे। कोर्ट का डिसीजन उस चीज के बारे में फाइनल होता है, चाहे वो किसी छोटे चीज के बारे में हो, चाहे हमने 10 चीजें कोर्ट से मांगी। सपोज करते हैं ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे फसल लगे हुए हैं। एक व्यक्ति मिस्टर ए इस प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करने वाले मिस्टर बी पर वाद लाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए की है, और इस पर रह रहा है मिस्टर बी, और उसी ने उसको फसल लगाए हुए, क्रॉप्स लगाए हुए हैं। ऐसे कंडीशन में ए जब कोर्ट जाता है तो वो क्या मांगेगा वहां पर? फर्स्ट नंबर, मुझे इस प्रॉपर्टी का टाइटल चाहिए, मालिकाना हक, मैं मालिक हूँ, मैं इतने दिन तो विदेश में था, मालिकाना हक चाहिए, तो टाइटल चाहिए। दूसरा है कब्जा चाहिए, पोजीशन चाहिए। तीसरा क्या है, इतने समय तक जो फसल उगा उगा के इस जमीन को यूज किया है वो हमें लाभ चाहिए, अंतकालीन लाभ या मेन प्रॉफिट। ठीक है, वो चाहिए हमें। मेन प्रॉफिट जो है वो अनुज दावा है या नहीं, एक्सटेम्पल क्लेम है या नहीं? है है सर। हाँ सर। तो ये दोनों हो गया, ये हो गया फाइनल डिग्री का शेप। अगर कोर्ट ने इसको डिसाइड किया है तो इसका मतलब कोर्ट ने अंतिम डिग्री दी है, फाइनल डिग्री दिया है। और ये जो है ये हो गया आपका प्रिलिमिनरी डिग्री। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक डिग्री। समझ गए? तो एक ही केस में हम तीन चार चीजों को कोर्ट से मांग सकते हैं, और छोटे छोटे ऑर्डर कोर्ट कई दे सकती है। जैसे मान लीजिए क्या, आदेश किसको बोलेंगे? अब ये जमीन पर इसने कब्जा कर मांग रहा है और ये उस पर कब्जा पहले से कर रखा है। कोर्ट ने क्या बोला कि भाई तुम दोनों कब्जे कब्जे में लड़ोगे, तुम्हारा फसल खराब हो जाएगा, तो जाओ हम तुमको ऑर्डर देते हैं कि जमीन पर जाके प्रवेश करके इस कब जो जो भी तुम्हारा फसल लगा हुआ है, क्रॉप्स लगा हुआ है, उसको वाटरिंग कर दो, उसको पानी दे दो, ताकि बिना पानी के तुम्हारे फसल खराब ना हो। ये एक प्रकार का ऑर्डर है कि इस घर पर जिस पर कोर्ट ने अपना कब्जा कर लिया है या कोर्ट ने रिसीवर को नियुक्त कर दिया है ऑर्डर 40 में, उस घर में प्रवेश करके आप इसको पानी दे दें। ये एक प्रकार का आदेश या ऑर्डर है जो छोटे छोटे चीजों के लिए होता है। वो अधिकार कुछ नहीं दे रहा है आपको, बस छोटा छोटा काम के लिए आदेश दे रहा है। समझ गए? तो डिग्री और आदेश में सबसे बड़ा अंतर तो ये हो जाता है। अब हम लोग डीम डिग्री को पढ़ रहे थे, तो डीम डिग्री वो होता है जो डिग्री बेसिकली है नहीं, बट इसको कानून के द्वारा डिग्री मान लिया गया है, या फिर जो हमारी विधायिका होती है, लेजिस्लेटिव होती है, वो उसको विधि मानती है, उसको लो मानती है। कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा इसका। अब तो ये समझ में आ गया फाइनल डिग्री और प्रिलिमिनरी डिग्री में अंतर, प्रारंभिक और अंतिम डिग्री क्यों होता है और हम कैसे उसको मांगेंगे। ये चीज तो समझ में आ गई अच्छे से। जी सर। बाद पत्र को नामंजूर किया जाना, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, लिखते जाएंगे। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट,
सेक्शन 144 का कोई मैटर? जो कुर्क संपत्ति होती है ना, जो अटैच प्रॉपर्टी होती है, कुर्क संपत्ति अटैच किया जाता है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन या आक्षेप लगाते हैं वो इसी में लगाते हैं। कुर्क संपत्ति में आक्षेप, अटैच प्रॉपर्टी में जो ऑब्जेक्शंस लगाते हैं वो इसी में लगाते हैं। ठीक है, ये सब आपके डीम डिक्री के एग्जांपल्स हैं, जिसमें से आप ये दोनों तो अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये आपको परिभाषा के अंग है। एक आप ये याद कर लें, इतना काफी है, बस एक दो याद कर लें काफी है, बाकी ज्यादा कुछ करना है। तो डीम डिग्री किसे कहते हैं? डीम डिग्री उस प्रकार की डिग्री होती है जो वास्तव में डिग्री नहीं होती, बट उसे डिग्री समझा जाता है, उसे कानून द्वारा डिग्री मान लिया जाता है, बस सिंपल। अब एक और चीज समझेंगे तो डीम डिग्री और डिग्री में क्या कुछ कुछ अंतर होता है किसी चीज में? एक बहुत बड़ा अंतर मिलता है हमें डीम डिग्री में। डिग्री पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। रेस जुडिकाटा कौन से सेक्शन में है? 11। 11 में। प्राग न्याय या पूर्व न्याय या रेस जुडिकाटा वो डिग्री पर अप्लाई होता है, ठीक है, अप्लाई होता है, बट डीम डिग्री पर नहीं होता है, क्योंकि ये तो डिग्री है ही नहीं ना, ये डिग्री समझा जाता है। समझ रहे हैं? रेस जुडिकाटा डिग्री पर अप्लाई होते हैं बट डीम डिग्री पर अप्लाई नहीं होते हैं। आ गया समझ में? हाँ सर। क्या बोले अंजलि जी? एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने ये बोला है कि डिग्री पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है, डिग्री पर पूर्व न्याय या प्राग न्याय के प्रावधान अप्लाई होते हैं जो धारा 11 में दिया गया है, लेकिन डीम डिग्री पर जो है आपके रेस जुडिकाटा के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, आज हम लोग क्लास इतना तक ही रखेंगे। कल हम लोग जो डिग्री तो है वो तो हो ही गया है, आगे के डिफिनेशंस को पढ़ेंगे, आगे के सेक्शंस को पढ़ेंगे। अभी जो भी हमने पढ़ा है उसमें से अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। चलिए अच्छा है, कोई कंफ्यूजन नहीं तो। सर अभी हाँ बोलिए। सर अभी शेड्यूल 1 है या 5 है बोलेंगे? सब तो अभी 1 रिपील्ड है, हो गया। हाँ अभी 1 है, अभी एक ही है। पहले 5 थे, 5 में से 4 जो है, रेस्ट ऑफ द 4 आर रिपील्ड नाउ, सो ओनली 1 शेड्यूल इज देयर, और उस 1 शेड्यूल में 51 ऑर्डर्स दिए गए हैं। ठीक है, 51 आदेश दिए गए हैं, वही एक अनुसूची बचा हुआ है, बाकी 4 जो है टाइम टू टाइम रिपील कर दिए गए। ओके, एनीथिंग एल्स? जी सर। नो सर। ओके, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बोर मत होइए, क्योंकि सब्जेक्ट जब जहाँ बोर होना होगा, मुझे पता है बोर कहाँ होंगे आप लोग, ऑर्डर 21 जब जाएंगे तब वहां पर बोर होंगे, उससे पहले कहीं बोर होना ही नहीं है। बहुत मजा आएगा कि कोर्ट में रिप्लाई कैसे फाइल करते हैं, कोर्ट में प्लेंट कैसे फाइल करते हैं। अब जैसे सीआरपीसी जब आता है तो सीआरपीसी में हमारे पास ऑप्शन है क्रिमिनल केस करने का, कि हम एफआईआर भी कर सकते हैं और हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं, बहुत जगह ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको परिस्थितियां आपके अनुसार। लेकिन सिविल मैटर में आपके पास एकमात्र ऑप्शन है प्लेंट, वाद पत्र। और अच्छी बात यह कि वाद पत्र शब्द को परिभाषित ही नहीं किया गया है हमारे सीपीसी में, प्लेंट वर्ड हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर सीपीसी। तो ये चीजें हैं।
बाद भी आपको डिफाइन नहीं किया गया सूट किसे कहते हैं, तो ये सब चीजें डिफाइन नहीं की गई, बट इसका यूज पड़ता है। तो हम इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे चीजों को, और बहुत आसान से शब्दों में हम इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में भी आएगा। आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट करना है कि हम इसको अच्छे से समझें।